नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन जो एसएससी सीजीएल का मेंस का जो मैथ्स का पेपर मैं सोल्व करवा रहा था आपको, उसका नेक्स्ट वीडियो आप यहाँ बनाएंगे। जो पिछला वीडियो था उसमें आपने 11 क्वेश्चन देखे होंगे। टोटल जो अपने मैथ्स के 30 क्वेश्चन आए थे उसमें से 11 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और 11 क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे करवाया कि आपको एग्जाम में किस मेथड से भी करना है और आपको बेसिक भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन लेंथी आता है तो उस टाइम पे बेसिक आपको काम आता है। ट्रिक आप भूल जाते हो, बेसिक काम वहीं पे आता है जहाँ पे क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। और जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, अगर आप उसको बेसिक से करोगे ना तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा ट्रिक याद मत रखो, ट्रिक भी याद रखो, लेकिन बेसिक भी याद रखना आपका ज़रूरी है। जिस प्रकार से अपना मकान बनाने के लिए नींव जरूरी है, इसी प्रकार से बेसिक यहाँ पे मैथ्स के लिए ज़रूरी है। अब बेसिक अगर आपको मालूम हो जाती है उसके बाद अपन चलते हैं किस पे, ट्रिक पे, तब जाके आपको सफलता मिलती है। तो और जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें श्याम दाम दंड भेद आपको सभी लगा के चलना पड़ता है सफलता के लिए। तो देखिए आज इस वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, एसएससी की, रेलवे की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ सकते हो और आपके कोई जानने वाला है उसको जोड़ सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जो नोटिफिकेशन आते हैं, रिजल्ट आते हैं, उससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी शॉर्ट वीडियो, लेंथी वीडियो के द्वारा मिल जाती है और जो ऑथेंटिक जानकारी वही आपको यहाँ पे दी जाती है। इसलिए आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे कर सके। हमारे वीडियो पे डेली रात्रि 8 बजे आपको वीडियो मिलता है। विशेष तौर पर मैथमेटिक्स का है ये चैनल बनाया गया मैथमेटिक्स के लिए, लेकिन इस पर भी मैं बच्चों को देखते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे कम्युनिटी टैब में भी डालता हूँ और मैं यहाँ पे भी अपलोड करता हूँ। जो करंट का कोई मुद्दा चल रहा था वो भी यहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है, ताकि आप भी उससे करंट के मुद्दे से जानकारी आपको मिल सके और आपकी करंट की जीके में वो लाभदायक हो सके। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके दोस्तों से करवा दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम भी आपके लिए और भी अच्छा यहाँ पे कोशिश करने की कोशिश करें। तो देखिए अगर आज अपन इसमें स्टार्ट करते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन से। देखो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं। ये कोई सड़क है अपने क्वेश्चन को कितने नंबर का है ये क्वेश्चन है 12वां नंबर का। ये क्या है, एक 150 मीटर चौड़ी सड़क है। ये अपन ने 150 मीटर क्या बना दी, चौड़ी सड़क बना दी है। अब बोल रहा है इन दोनों ओर समान ऊंचाई वाले खंभे हैं। इसकी इधर भी एक ऊंचाई वाला खंभा है और इधर भी एक समान ऊंचाई वाला खंभा है, दोनों तरफ समान ऊंचाई वाले खंभे हैं। अब इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन खंभों के बीच यहाँ से, ठीक है, ये बोल रहा है एक बिंदु से खंभों के जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण देखो यहाँ से कोई आदमी मान लो यहाँ से जो उन्नयन कोण बढ़ रहा है, एक तो ये मान लो x डिग्री का बढ़ रहा है, ये क्या बढ़ रहा है x डिग्री का बढ़ रहा है, और एक यहाँ पर ने ये मान लिया किसका बढ़ रहा है, ये y डिग्री का बढ़ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है इस प्रकार है कि अब यहाँ पे देखो tan x, क्या tan x बराबर क्या है 2/5 है, ये अपने को दिया हुआ है। और tan y डिग्री बराबर भी मेरे को इसके x के ऊपर डिग्री लगा लीजिए यहाँ पे, ताकि अपनों को गलती नहीं हो बाद में। इसके बराबर मेरे को दिया 3/5 दिया हुआ है, 3 यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब बोल रहा प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, ये प्रत्येक खंभे की ऊंचाई मैंने क्या मान ली, h मान ली। प्रत्येक भाई जब दोनों खंभे समान है तो अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसकी भी ऊंचाई क्या होगी, h होगी। दोनों की ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे h हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि आपने जो बचपन में आपको पढ़ाते हैं और सभी आपने पढ़ा होगा, अगर आपने मैथमेटिक्स तो सब ऐसे तैयारी कर रहे थे सबको पता है, लाल बटा अपना पढ़ते हैं कक्का, लाल बटा कक्का। ऐसे में क्या होता है, लंब आधार और कर्ण के सहायता से अपन बढ़ाते हैं। तो इसमें ये हो जाता है साइन, ये हो जाता है यहाँ पे टेन, और सॉरी ये तो हो जाता है यहाँ पे साइन हो जाता है, और ये हो जाता है कोस, और ये जो बचा लंब बटा आधार ये हो जाता है क्या, टेन, ये हो जाता है tan थीटा मान लो इनको, ठीक है। अब जब आप देखोगे यहाँ पे जो tan थीटा का मान है वो क्या आ रहा है, लंब बटा आधार आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, tan थीटा का मान यहाँ पे निकल के आ रहा है लंब बटा आधार। तो देखो यहाँ पे अब मैं मानूंगा कि ये दोनों अनुपात में दी हुई है संख्या, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब ये अनुपात में दी हुई है 2 तो ये 2/5 है, तो यहाँ पे देखो 2/5 है तो 4/10 भी हो सकती है, 6/15 भी हो सकती है। तो अभी काटने पे अपने 2/5 ही प्राप्त हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मैं इसको मान लेता हूँ 2x और इसको मान लेता हूँ 5x। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा यहाँ पे आधार। इस प्रकार से ये भी लंब हो जाएगा और ये भी आधार हो जाएगा।
अब बात करूंगा, देखो यहाँ पे इस कोण के सामने की जो भुजा है 10x का मान दिया हुआ है यहाँ पे। अब जो 10x जो x डिग्री का जो कोण है इसके सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो लंब क्या है, ये 2 है, तो इसको मैंने माना था 2x, ये हो गया 2x। अब ये नीचे वाला ये क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, ये सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। हो गया 5x। ठीक, मैं इसी प्रकार से अभी यहाँ पे x नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा भाई, जब मैं यहाँ पे x मान लूंगा तो फिर इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा ना, डिफरेंस नहीं रहेगा, तो इसको मैं y मान लेता हूँ, इसको y के गुणज मान लेता हूँ, तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे 3y और ये हो जाएगा 5y। ठीक है, अब ये 3y और ये हो गया 5y। अब आप देखोगे यहाँ पे कि ये, इसको तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब ये एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि जो ये वाले जो सड़क है, ये सड़क है, इसकी टोटल लंबाई यहाँ पे दी हुई 150 मीटर मेरे को दी हुई है। अब ये यहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ए इसको ओ मान लो और इसको बी मान लो। जब ए ओ की लंबाई तो 5x है और ओ बी की लंबाई क्या है 5y है, दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 150 मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5x प्लस का 5y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 150 मीटर हो जाएगा। अब 150 मीटर हो जाएगा तो 5 ऐसे कॉमन लेंगे तो 5 का भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर मेरे को कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 30 मीटर प्राप्त हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 30 मीटर प्राप्त हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान रखो, यहाँ पे भी देखो h के बराबर 2x है और यहाँ पे h के बराबर 3y है, दोनों बराबर है ना। यहाँ पे दोनों खंभों की लंबाई अपन ने शुरुआत में क्वेश्चन में दी हुई है कि दोनों खंभों की लंबाई क्या है, बराबर है यहाँ पे। अब जब दोनों खंभों की लंबाई बराबर है तो मैं यहाँ पे मान लूंगा 2x क्या 2x बराबर 3y। क्या हुई 2x बराबर 3y हो गई। तो यहाँ पे x और जो y का अनुपात है वो निकाल लेंगे अपन। x और y का जो अनुपात है कितना निकल के आ जाएगा, 3:2 निकल के आ जाएगा, 3:2 निकल के यहाँ पे आ गया। अब जब 3:2 यहाँ पे 2 निकल के आ गया, अब बात कहाँ पे आती है, अब एक चीज ध्यान में रखो, अब बात ये चीजें यहीं पे आती है कि ये तो किसी न किसी के गुणज में है ना भाई, ये फिर वो अनुपात निकल के आ गया, तो इसको मैंने गुणज में मान लिया, एक ही गुणज में मान लिया, एक ही गुणज में इसको मान लिया मैंने। अब इसको एक ही गुणज में मैंने माना, तो देखो जब इसको एक ही गुणज में मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, तो 3a और ये 2a, इसका मान यहाँ रखूंगा तो 5a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5a बराबर 30। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 60। जब a की वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू 6 निकल के आ गए अपने पास में, तो 6 यहाँ पे रख दो, 6 18, a की वैल्यू 6 निकल के आ गई ना, यहाँ पे a की वैल्यू 6 निकल के आ गई। तो देखो यहाँ पे अपन मान रखेंगे किसका, x बराबर 3a और ये 2a यहाँ पे, x बराबर ये 3a और ये 2a यहाँ पे। अब यहाँ पे तो देखो जब यहाँ पे 2x दिया हुआ है मेरे को और यहाँ पे 3y दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है और यहाँ पे 3y दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो अपने यहाँ इसको लेके चलता हूँ मैं, यहाँ पे 2x दिया हुआ है और x की जगह क्या दिया हुआ मेरे को 3a, तो इंटू यहाँ पे कर दूंगा 3a। अब a की जगह मेरे को क्या आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो a की जगह मैं 6 कर दूंगा, कितना आ गया यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 36 आ गया। ठीक है, देखो इसी प्रकार से अभी यहाँ पे भी देख लो आप कि मैंने किस प्रकार से कराया, 3 कर दूंगा मैं, और y है, y की जगह 2a रख दूंगा 2 और a की जगह कर दूंगा 6, वही क्या आ गया मेरे पास में 36। तो दोनों खंभों की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे 36 मीटर यहाँ पे निकल के आ गई। ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से यहाँ पे बताया कि इसको बेसिक तरीके से आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आप सब मतलब इसको एग्जाम किस प्रकार से करोगे ये भी तो बताऊंगा मैं। ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड हो गया, ये तो हो गया आपके पास में फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है साहब, अब बात करेंगे अपन सेकंड मेथड की। ये लो, अब इसको अपन भाई एग्जाम में इतना थोड़ी करेंगे, ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया है कि आप बेसिक से वो इस प्रकार से करोगे। अब बिना बेसिक पे आ जाओ, ये तो गया था अपना फर्स्ट मेथड। अब बात करें किस पे, सेकंड मेथड पे। डायग्राम तो रहने दो, ये हो जाएगा अपना सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में आप जब ये 12 नंबर का क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे और प्रत्येक खंभे की लंबाई दी हुई है, तो ऑप्शन पे आ जाओ डायरेक्ट। भाई मैं आपको शुरुआत में बताया कि एग्जाम के अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको श्याम दाम दंड भेद सब आना चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पे निश्चित तौर पे हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या मान ली, 36 मान ली ऊंचाई, 36 से यहाँ पे ऊंचाई मान ली। अब जब मैंने यहाँ पे 2x बराबर क्या माना, 36 माना है। अब 36 क्यों मानूं, मैं तो 36 नहीं मान रहा, मैंने सब 33 मान लिया। ठीक है, मैंने तो 33 मान लिया। अब 33 मान के मैं तो भाई ऊंचाई 33 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपने पास में 33 है, तो 33 है तो मैं 3x 3y बराबर मान लिया, मैंने ये मान लिया, सब 33 मान लिया। हो गया। ऑप्शन से आपको किस प्रकार से करना है, तो y बराबर क्या प्राप्त हो गया, 11 प्राप्त हो गया।
y बराबर 11 प्राप्त हो गया। y बराबर 11 है तो 5y बराबर कर दो, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 55 प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, 55 प्राप्त हो रहा है। जब ये 1.5 में से 55 करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा 95 प्राप्त हो जाएगा। अब 95 जब अब ये 95 किसके बराबर है 5x के बराबर, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 आ जाएगा। अभी 19 38, तो भाई यहाँ पे तो तुम ऊंचाई 33 मान के चले थे, यहाँ पे ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 38, दोनों विरोधाभास आई कि नहीं आई, तो ऑप्शन नंबर ये तो आपका 33 तो हो ही नहीं सकता, 33 तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ये लो हटाओ। अब बात करूँ दूसरे नंबर के ऑप्शन की जिसमें आपको 36 दिया हुआ है, तो 2x बराबर मान लो यहाँ पे 3y, आप 3y से लेके चल रहे थे, तो 3y बराबर मैंने क्या मान लिया 36 मान लिया। ऑप्शन में से ऑप्शन कैसे उठाना अपने को पिकअप करना है, तो y का मान क्या निकल के आ गया मेरे पास में 12 निकल के आ गया, तो 12 निकल के आ गया तो 12 मैं यहाँ पर रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब ये 60 आ जाएगा तो ये कितना बच गया 5x बराबर मेरे पास बच गया 90 बच गया, तो x बराबर कितना बच गया 18 बच गया, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 36। मैं 3y बराबर भी 36 लेके चला था, ये भी तो यहाँ पे भी 36 आ रहा है और यहाँ पे भी मेरे को 36 प्राप्त हो रहा है। इसलिए आपका जो ये ऊंचाई पूछी है ना प्रत्येक खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई यहाँ पे 36 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं और ऑप्शन की सहायता से तुरंत हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे है ही नहीं, ये ओनली आपका 1 मिनट भी एक क्वेश्चन नहीं लेगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली और अच्छे दिमाग से पेपर दे रहे हो वहाँ पे। तो अब देखिए क्वेश्चन चलते हैं अपन 13 पे। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 13 नंबर को दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन एक किसी पार्क में निश्चित समय पर बंदरों और मानव आगंतुकों के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या की गिनती की गई। एक पार्क है उसमें बंदर भी आ रहे हैं और मानव भी आ रहे हैं, उनके पैरों और सिरों की यहाँ पे संख्या की गिनती की गई। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पहली बार देखने को मिला है, नहीं तो ज्यादातर जो पुलिस की एग्जाम होती है ना उसमें ये बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं इसको अपन। ये क्या है एक तरीके से लो लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे जब इन्होंने सिरों की गिनती करी गई तो 54 सिर इनको प्राप्त हुए और जब पैरों की गिनती करी तो यहाँ पे 148 पैर इनको प्राप्त हुए। आपको पता है कि यहाँ पे पार्क में बंदरों की संख्या ये ज्ञात करवा रहा है। पता है कि बंदर के क्या होते हैं 4 पैर होते हैं और सिर तो सबके एक ही होता है ना, सिर तो सबके एक ही होता है और बंदर के पैर होते हैं 4। तो देखो आपको ये जब बंदरों की संख्या ज्ञात करवा रहा है तो मैं आपको बोलूंगा कि हमेशा अगर आप क्वेश्चन करोगे तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, जो चीज ये पूछ रहा है ना उसी चीज को एक्स मान के चलो, क्या उसी चीज को आप एक्स मान के चलो ताकि आपको बाद में जाके कोई समस्या नहीं होगी। क्यों एक्स की वैल्यू निकल के आएगी और एक्स की वैल्यू निकल के आएगी तुरंत आप आंसर पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे बोल रहा है बंदरों की संख्या, बंदरों की जो संख्या है क्या है बंदरों की संख्या, वो उसको मैं मान लेता हूं एक्स। बंदरों की संख्या क्या है साहब एक्स है, बंदरों की संख्या क्या है एक्स है। जब बंदरों की संख्या एक्स है तो पैर कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे प्लस अब सिर जब 54 सिर है, सिर सबके क्या होते हैं एक एक, जब बंदर एक्स है तो एक्स सिर तो आ गए बंदरों के, तो बच गए कितने पास अपने पास में सिर 54 माइनस का एक्स सिर बच गए। अब इनके पैर कितने हैं, इनके तो भाई आदमियों के तो जो मानव है उनके तो 2 ही पैर होते हैं। अब पैरों की संख्या टोटल कितनी है यहाँ पे भाई, ये पैर तो हो गए बंदरों के और ये हो गए मानव के। जब टोटल पैरों की संख्या कितनी है यहाँ पे 148 है। ये लो अभी समीकरण बढ़ गए, इसको अपन सोल्व करेंगे। देखो 4x मैं से ये 2 को अंदर करूंगा 2 माइनस का आ जाएगा प्लस का आ जाएगा तो क्या बच जाएगा 2x बच जाएगा। 54 × 2 करूंगा 108 आ जाएगा, 108 इधर जाएगा, कहाँ जाएगा 108 यहाँ पे जाएगा, 108 इधर जाते क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 148 में से 108 माइनस करूँ तो कितना बच जाएगा मेरे पास में 40 बच जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ पे माइनस करूंगा भाई, देखो यहाँ पे 2 को इधर गुणा किया 108 आ गया, 108 को मैं इधर ले जाऊंगा। अब ये मैं इसलिए बोल के बता रहा हूँ आपको कि आप भी अगर रूम पे तैयारी कर रहे हो ना तो इस प्रकार से बोल के करोगे तो आपकी क्या है जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो बढ़ेगी और आपको जो पेपर पे जो पेन पे काम करते हैं वो कम होगा। अपना जो ये है खोपड़ी इसी के अंदर अपनी कैलकुलेशन होने लग जाएगी। तो देखो 108 को जैसे माइनस करूंगा 148 में से तो मेरे पास में क्या बच जाएगा 40। 40 किसके बराबर है 2x के बराबर, तो x के बराबर कितना आ जाएगा 20, x का मान क्या आ जाएगा 20। अब x क्या लेके चले तो बंदरों की संख्या और बंदरों की संख्या वो ज्ञात करवा रहा था। इस प्रकार से देखो एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब बोलते रहा ना ये बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है। इसको अपन ये ज्यादातर मैं तो देखा हूँ राजस्थान पुलिस में इनमें जो होती है लो लेवल के एग्जाम उनके अंदर ये मिलता है, लेकिन अब की बार दे दिया तो भाई क्यों 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी दिए ऐसे जो दिमाग खपाने वाले हैं, छोड़ने लायक क्वेश्चन 3-4, तो उसी चक्कर में इन्होंने ऐसे भी दिए कि बच्चों का स्कोर भाई बराबर बना रहे। अब यहाँ पे दिया हुआ है देखो 14 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा नंबर का 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर के क्वेश्चन में 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत दी हुई है 55 रुपए। कितनी दी हुई है 55 रुपए दी हुई है और 7 पेंसिल 2 पेन की कीमत दी हुई है 65 रुपए। तो 1 पेन और 1 पेंसिल की कीमत
देखो अब यहाँ पे तो क्या है, अब यहाँ पे अगर एक किताब दे देता और एक पेन दे देता तो उनको तो अपने इंग्लिश में क्या कर लेते, इंडिकेट कर लेते। लेकिन यहाँ पे पेन और पेंसिल दोनों पी से करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी लिख देता हूँ। ये लो भाई, क्या लिख दी मैंने यहाँ पे, हिंदी लिख दी। 2 पेंसिल प्लस का 3 पेन है, 2 पेंसिल प्लस के 3 पेन है, उनकी जो कीमत आ रही है यहाँ पे कितनी आ रही है, 55 आ रही है। कितनी आ रही है यहाँ पे, 55 दी हुई है। और ये बोल रहा है 7 पेंसिल, 7 पेंसिल और जो 2 पेन है उनकी कीमत कितनी आ रही है यहाँ पे, 65 आ रही है। ये तो मेरे को सवाल के अंदर दिया हुआ है कि 2 पेन और 2 पेंसिल और 3 पेन की जो कीमत है वो 55 रुपये है। 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत कितनी है, 65 है। अब ये बोल रहा है कि 1 पेन प्लस में 1 जो पेंसिल है उसकी कीमत यहाँ पे कितनी होगी, ये अपने को याद करवा रहा है। अब आपको ये क्वेश्चन भी मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ। कितने तरीके से बता सकता हूँ, आपको 2 तरीके से बता सकता हूँ। एक तो इसमें कॉमन सेंस से बता सकता हूँ जिसके अंदर आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा इसको मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि फिर तो आपको पेन चलाना ही पड़ेगा। बेसिक तो बेसिक है भाई। अब जो कॉमन सेंस वही बंदा लगा सकता है जो मतलब ऊपर लेवल पे जो तैयारी कर रहा है ना, वो जरूर इसमें कॉमन सेंस से यहाँ पे काम कर सकता है। एक चीज़ तो विशेष तौर पे बता दूँ, वो तो आप जनरली अगर आप नॉर्मली भी देखोगे यहाँ पे 2 पेंसिल है 3 पेन है, 2 पेंसिल है यहाँ पे 3 पेन है, और यहाँ पे 7 पेंसिल है 2 पेन है। दोनों का भाव अलग अलग है कि नहीं, ये दोनों भाव अलग अलग है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे, क्या देखोगे कि यहाँ पे तो भाई पेन इसने कम किया है और यहाँ पे पेंसिल इसने बढ़ाई है तो मूल्य यहाँ पे बड़ा है, लेकिन नाम मात्र का मूल्य यहाँ पे बड़ा है। यहाँ पे 5 बढ़ा दी इस बंदे ने और यहाँ पे तो 10 ही बढ़ा है। बढ़ा ही नहीं बढ़ा। अब देखो कहने का जो मैं सेंस बताऊंगा आपको, मैं फिर बता दूंगा कि क्या मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ऑटोमेटिक आएगा। ये समीकरण आपको देख के ये पता लग जाना चाहिए कि पेंसिल ज्यादा मूल्य की है कि पेन ज्यादा मूल्य का है। ये चीज अपने को यहाँ पे पता लग जाना जरूरी है, ये दोनों समीकरण देख के ही। चलो करते हैं अपन बेसिक से। बेसिक अपना काम आता है हमेशा, बेसिक जिंदाबाद है। अब मेरा एक चीज यहाँ पे टारगेट रहेगा कि या तो इनको एक एक पे ले आऊं मैं, और यह इसमें से एक कैंसिल कर दूं। अब कैंसिल करूंगा तो मैं यहाँ पे करूंगा, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण मैंने 2 मान ली है। अब जब समीकरण 1 और मैंने 2 यहाँ पे मान ली है तो या तो मैं करूंगा इस समीकरण को माइनस। अब इसको जैसे मैंने माइनस किया तो इसको तो कर दूंगा मैं किसी समीकरण को 2 से गुणा, और इसको कर दूंगा 3 से गुणा। अब 2 और 3 से क्यों किया, आपको टीचर पढ़ाता है 2 3 से क्यों किया, 2 3 से इसलिए किया, इसको 2 से करूंगा तो 6 पेन हो जाएगा। माइनस करने से पहले 3 को इससे करूँ तो 6 पेन हो जाएगा। पेन से पेन कैंसिल हो जाएगा, जो मेरा मूल्य निकल के आएगा पेंसिल का निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब इसको जब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको तो मैंने मिटा दिया। अब जब इसको मिटा दिया तो देखो यहाँ पे 2/2 तो पूरे समीकरण से गुणा होगा, तो ये तो मैं लिखूंगा ही नहीं, यहाँ पे टर्म क्यों बढ़ाऊं मैं एक्स्ट्रा। तो देखो 2 का सीधा इससे किया मैंने 4 पेंसिल तो ये हो गई। अब 4 पेंसिल ये हो गई, देखो 4 तो ये पेंसिल हो गई समीकरण 1 से। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 गुणा 2 माइनस, इसको तो ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं अपन, समीकरण 2 गुणा 3, ये अपने को करना है यहाँ पे। अब देखो समीकरण 1 को 2 पेंसिल 2 से किया तो मेरे पास में क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 पेंसिल हो जाएगी। ये हो गई अपने पास में 4 पेंसिल हो गई है। अब ये तो हो गई मेरे पास में 4 पेंसिल। अब ये तो मैंने आप कैंसिल करके बता दिया था, इसको तो मैं लिखूंगा ही नहीं। माइनस में 7 को 3 से गुणा करूंगा, दूसरे समीकरण को 3 से गुणा हो रहा है ना, तो 7 या 21 पेंसिल ये हो गई साहब। ये लो, ये हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देखो 55 गुणा 2 किया मैंने तो कितना प्राप्त हो रहा है, 110। तो 110 मैंने यहाँ पे लिख दिया। माइनस 65 गुणा मैं 3 करूंगा तो कितना प्राप्त हो रहा है मेरे, 195 प्राप्त हो रहा है। ये लो, अब दोनों तरफ देखो आप, ये 4 पेंसिल है, ये क्या मेरे पास में 21 पेंसिल माइनस की, तो माइनस के कितने बच जाएंगे मेरे पास में, 17 पेंसिल बच जाएंगे। यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो चलेगा ही चलेगा भाई, जो गणितीय समीकरण है उनमें चलेगा 17 पेंसिल बच गई। यहाँ पे माइनस करूँ तो कितना बच जाएगा, माइनस का 85 बच जाएगा। तो माइनस से यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा, 17 से यहाँ पे गुणा कट करूँगा मैं तो 5 प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे को जो एक पेंसिल है, क्या एक पेंसिल है
उसका मूल्य मेरे को कितना प्राप्त हो गया, उसका मूल्य मेरे को 5 प्राप्त हो गया। एक पेंसिल का मूल्य क्या प्राप्त हो गया मेरे को, 5 प्राप्त हो गया। अब जब 5 यहाँ पे प्राप्त हो गए तो इसको मैं यहाँ रख दूंगा, चाहे यहाँ रखो या नहीं यहाँ रखो, इस समीकरण में रख दूंगा समीकरण 1 से, इससे समीकरण 1 से 2 पेंसिल है तो 5 मूल्य रख दूंगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, प्लस में 3 यहाँ पे पेन हो जाएगा और यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 55 होगा। तो ये 5 दूनी का 10 हो रहा है, 10 इसमें से माइनस कर दूंगा तो 55 में से 10 माइनस किया तो कितना बच जाएगा 45। तो 3 पेन बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, 3 बराबर हो जाएगा 45। तो एक पेन की जो कीमत है कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 15 आ जाएगी। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको शुरुआत में भी इमेजिनेशन करी थी ना पढ़ने, तभी मैंने ये चीज़ें बताई थी भाई जब ये यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे तो 1 कम हो रहा है, तभी जाके इसमें तब जाके ये जब 5 बढ़ रहा है इतना बड़ा, तब जाके इसमें 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस चीज़ से अपना पता लग रहा था कि पेन की तो कीमत ही ज़्यादा होगी, पेन की कीमत ज़्यादा होगी। तो ये कह के ये जो मैं बता रहा था ना आपको, तो इतने रामायण लिखने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती आपको, ये चीज़ इसलिए मैंने बताई थी आपको। वो तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई थी, ये अपन ने इसको सोल्व जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से कर दिया। अब एक पेंसिल तो कितने का आ रही है, 5 रुपए की, एक पेन कितना का आ रहा है 15 का। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि एक पेन प्लस एक पेंसिल, क्या एक पेन प्लस एक पेंसिल, तो पेन कितने का आ रहा है हमारा 15 का और पेंसिल आ रही 5 की। और वैसे भी पेन तो भाई महंगाई है ना, पेन तो वैसे महंगाई है, पेंसिल तो अपन बोलते हैं रूल, तो वो तो छोटी है। तो यहाँ कितना हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं अपन, अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों हम भी यहाँ पे मेहनत करते हैं, तो इसीलिए मेहनत करते हैं कि हम भी, हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हमारा भी जो परिवार है मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड वो बड़ा हो, डेली इसमें नए सब्सक्राइबर जुड़ते जाए, तो हम भी और भी अच्छा यहाँ पे करते जाएँ। जल्दी अगर आप 1000 तक पहुँचाओगे हमको, तो हम जल्दी यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पे बोर्ड लगाएंगे। आपको जो ये बोर्ड दिख रहा है, ये मोबाइल जो दिख रहा है, वो लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी और आपको अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे। ये क्या होता है, जैसे फ्री की चीज़ की कोई कीमत होती नहीं है, लेकिन फिर भी देनी पड़ती है, इसीलिए बच्चों का इंटरेस्ट यहाँ पे कम रहता है। लेकिन अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो ना, तब भी आपको, अगर आप आज से भी तैयारी करने बैठे होगे, जरूर आपका कोई भी मिलने वाला अगर आज से तैयारी करने बैठा होगा ना, तो मैं जिस प्रकार से करवा रहा हूँ ना, उसको जरूर एसएससी मेंस जो एग्जाम होते हैं कि मेंस के एग्जाम के लिए लाखों बच्चों में क्वालिफाई होते हैं, तो उसके जो पेपर करवा रहा हूँ वो भी उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए हमारा जो मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड पर है उसके साथ में आप भी जुड़ जाइए और आपके जानने वालों को भी जरूर जोड़िए। हम देखिए क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 15 पे। कौन से पे, क्वेश्चन नंबर अपन 15 सोल्व करेंगे अपन। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया अपना समय कार्य का, किसका है, समय कार्य का है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है ए और बी मिलकर किसी एक कार्य है उसको 12.5 दिनों में पूरा कर रहे हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर 12.5 दिनों में। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा। एक दिन का काम कितना हो रहा है, 2/25। आप अब जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ उसी प्रकार से आप किया करो ये काम वाले क्वेश्चन भी, क्यों आप इसको 12.5 लिखोगे, फिर 25/2 में, फिर 2/25 में करोगे, तो उससे हो जाती है अपने कैलकुलेशन लेंथी। और जिस प्रकार की आदत अपने को रूम पे हो जाती है ना सवाल सोल्व करने की, उसी प्रकार से अपन फिर एग्जाम में करने बैठ जाते हैं। इसलिए अब जो अपनी आदतें हैं बच्चों वाली, उनको अपना एग्जाम से जाने से पहले जब तैयारी कर रहे हैं ना, भाई तैयारी करने का मतलब क्या है, ये तो आप समय काम के तो क्वेश्चन 9th से पढ़ रहे हो, तो कंपटीशन मारने का मतलब क्या है, कंपटीशन में आपका यही डेवलपमेंट चेक किया जाता है माइंड का, कि आपके माइंड में कितनी कैलकुलेशन कर पाओगे और कितनी अपना फास्ट यहाँ पे कर पाओगे। नहीं कई एग्जाम तो ऐसी उनमें मैथ की जरूरत नहीं पड़ती, मैथ वाले तो अपना जो पैसों का हिसाब लगाना है वो तो अपना अनपढ़ आदमी लगा सकता है, पर यहाँ पे अपना जो माइंड की शार्पनेस है उसी को चेक करते हैं मैथ से। तो अपना जो कैलकुलेशन है वो माइंड में आप कितनी कर पा रहे हो, ये चीज़ें आप अगर शुरुआत से डेवलपमेंट करके चलोगे ना, तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। तो मैं आपसे यही बोलता हूँ जिस प्रकार से मैं आपको करवा रहा हूँ ना, उसी प्रकार से आप घर बैठ के भी किया करो। और बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 18.75 दिनों में कर रहे हैं। 18 से ही 3/4 हो रहे हैं। 75 को क्या लिख सकते हैं अपन, 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं। तो 18 × 72 3 75। तो इसका क्या हो जाएगा, जो बी प्लस सी है वो कर रहे हैं इसको 4/75 में, एक दिन का काम। अब ये दोनों क्या है, यहाँ पे एक दिन का काम है, ये क्या है, एक दिन का काम है। अब बोल रहा है जबकि सी और ए मिलकर उसको 15 दिनों में कर रहे हैं, सी प्लस का ए, इनका एक दिन का काम कितना, 1/15 हो गया साहब। अब बोल रहा है डी
को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में केवल 40% केवल, अब इसने क्या लगा दिया, केवल 40% कुशल है। तो जो सी है और जो डी है, इनकी जो क्षमता है, क्या है, इनकी जो क्षमता है उसका अनुपात हो जाएगा। अगर ये 100% है तो ये 40% हो जाएगा, तो इनकी जो क्षमता का अनुपात आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 अनुपात यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये क्या है, इनकी क्षमता का अनुपात है। ठीक है, अब बोल रहा है ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो लास्ट में बोल रहा है कि डी को साथ लेते हुए, क्या, डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में 40% कुशल है, ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में। अब यहाँ पे ए बी सी और डी भी आएगा, डी को भी साथ ले रहे हैं जो इसमें कुछ इनकी क्षमता दी हुई है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप किस प्रकार से करोगे, यहाँ पे बताओ। अब मैं यहाँ पे एक कॉमन लूंगा, एक एलसीएम लूंगा, इनका क्या लूंगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपन। अब मैंने इनका क्या लिया, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूं, तो यहाँ पे 25, 75 और 15 आ रहा है। 25, 75 यहाँ पे 15 आ रहा है, तो इससे मैंने लिया इनका 75, मैंने एलसीएम यहाँ पे ले लिया। कितना ले लिया एलसीएम मैंने यहाँ पे, 75 ले लिया मैंने एलसीएम सब। अब मेरा एलसीएम 75 मैंने ले लिया, तो 75 जो एलसीएम लिया उसको मैं एलसीएम यहाँ पे नहीं बोलूंगा, उसके लिए मैं एलसीएम शब्द यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैंने मान लिया कि मेरे पास में 75 काम है या मेरे को 75 लड्डू खाने हैं, ये मैंने यहाँ पे मान लिया। कितने लड्डू है साहब मेरे पास में, 75 लड्डू हैं। शादी विवाह का सीजन आने वाला है, लड्डू की बात अभी से स्टार्ट कर देते हैं अपन। तो ये क्या है, 75 लड्डू अपने पास में। ए प्लस बी मिलकर 12.5 दिन में खा रहे हैं, तो सीधा देखो मैं यहाँ पे कर दूंगा 75 गुणा 75 कर दिया मैंने, 25, 75। एक दिन के कितने खाएंगे, 6 खाएंगे सब। एक दिन के क्या खा रहे हैं, 6 खा रहे हैं, यानी ए और बी मिलकर तो एक दिन के 6 लड्डू खा रहे हैं दोनों। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यहाँ पे 75 कर दूंगा, तो बी और सी मिलकर कितने खा रहे हैं, 4 खा रहे हैं। और यहाँ पे भी मैं 75 से गुणा कर दूंगा, तो ये कितने खा रहे हैं, 5 खा रहे हैं सब। ये 5 लड्डू खा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन अपना हो गया आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। अब ये अपने को टेंशन ही नहीं। अब ये टेंशन कैसे दूर हुई मेरी, मैंने यहाँ पे 75 एलसीएम लिया था, इसलिए मेरी टेंशन यहाँ पे दूर हो गई। अब देखो जब यहाँ पे टेंशन दूर हो गई, अब यहाँ पे बी का मान और सी का मान, ए का मान अपना अलग अलग निकाल लेंगे आसानी से। जिसमें अब पहले मैं किसका निकालूंगा, ए का। अब ये जो मैंने निकाला ना आपको 6, 4, ये क्या निकली, इनकी क्षमता निकल के आई है। इनकी क्या निकली है यहाँ पे, ये सभी मैंने यहाँ पे क्षमता निकाली हुई है। और जो यहाँ पे अनुपात दिया है, ये भी मैंने क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। अब क्षमता का अनुपात भाई, जिसकी ज्यादा क्षमता होगी, जिसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी, वो ज्यादा लड्डू खाएगा। और जिसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी, जो काम भी ज्यादा करेगा। तो जो क्षमता है यानी जो कैपेसिटी है और जो टाइम है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कि जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो कम समय में ही काम को कर पाएगा, जिसकी कैपेसिटी कम है वो ज्यादा टाइम लेगा। तो एक दूसरे के विरोधाभास व्युत्क्रमानुपाती है। अब ये जो मैंने बताई ये चीज, इसकी भी आपको क्या पड़ेगी, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अब आप देखो यहाँ पे ये मेरे को ए की निकालनी है, तो जिसमें ए है उसको तो मैं जोड़ लूंगा, जिसमें ए है उसको तो मैं जोड़ लूंगा, और जिसमें ए नहीं है उसको मैं घटा दूंगा। मेरे पास 3 समीकरण है। तो देखो इसमें ए है और इसमें ए है, इन दोनों को मैं जोड़ लिया। क्षमता कितनी हो रही है, 11 हो रही है सब। कितनी हो रही है, 11 हो रही है। और इसमें से माइनस कर दूंगा इसको, जैसे 11, ये 4, 5, 11 हो रही है। और इसमें से 4 माइनस के 7 बच गया, तो 2a बराबर मेरे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। तो a बराबर मैं निकाल लूंगा, तो कितने आ जाएगी मेरे पास, 7/2। 7/2 यानी 3.5 क्षमता आ गई इसकी, तो a की। अब फिर इसी प्रकार से अपन b पे चलेंगे। b के लिए जिसमें b दिया उसको जोड़ देंगे। 6, 4, 10, 10 में से 5 माइनस कर दिया मैंने, और 5 में से फिर 2 को भाग दूंगा तो 2.5 हो जाएगी। तो इसकी क्षमता की इतनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। और ठीक मैं इसी प्रकार से करूँगा किसकी, सी की क्षमता पे। सी जिसमें दिया 4, 5, 9, 9 में से 6 कम कर दिया, 3 बच गया। 3 का आधा कितना, 1.5 होता है। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, 1.5 आ गई। अब इस क्षमता की बात है तो डी की क्षमता भी निकाल लो। क्षमता का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ, जो 5 का मान मेरे को 1.5 दिया हुआ है, तो अपने एक नियम से निकाल लीजिए। 5 क्षमता का मान मेरे को दिया हुआ है 1.5, तो 2 क्षमता का मान कितना हो जाएगा, 2 क्षमता डी की है। तो ये आप निकाल लो, डी की क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, 0.6 आ गई।
ये अब ये क्षमता क्या आ गई, मैंने लड्डू खाना बताया था, ये तो एक दिन 3.5 लड्डू खा रहा है, ये 2.5 खा रहा है, ये 1.5 खा रहा है, ये 0.6 लड्डू खा रहा है। अब इनको सबको जोड़ दो भाई, यहाँ पे सबको जोड़ेंगे अपन। देखो 3.5 और 2.5 कितने हो गए यहाँ पे 6, 1.5 7.5 और 0.6 8.1 हो गया, 8.1 हो गया। लड्डू कितने खाने अपने 75 लड्डू खाने। अब 75 भाग दे दो, आपने कुछ नहीं करना, 75 भाग दिए किसका हमने 8.1 का, 8.1 का भाग दो, 0 लगा दो, 0 लगा दी। अब 0 लगा दी तो अपन देखो इसमें जो कैलकुलेशन हो रही करो। अब इसको अपन करेंगे तो 3 का दे दो भाग, 3 का इसमें दिया तो 27 पर गया और इसमें दिया तो 250 पर गया, 250 पर गया। अब आप देखो सीधा यहाँ पे जाओ ऑप्शन पे, अगर आप इसको भी आगे सोल्व करो, ऑप्शन भाई और भी आगे सोल्व हो रहा है तो इसको और आगे सोल्व कर लो। 27 में कितने पर जा रहा है इसको, ये जाएगा 7 7 49 9 4 7 14 और ये जाएगा 9 बार। कितने बार जाएगा 9 बार। तो देखो 9 7 63, अपने पास में क्या है 250 है ना, तो देखो 250 9 7 63 बच के 6 9 2 18 6 24 2 43, तो ये आ रहा है 9 सही 7/27 आ गया। अब आप बोलोगे सर आपने तो इतना लंबा करा दिया एग्जाम, मेंस के एग्जाम में इतना लंबा करके बैठ गए तो वैसे पूरे हुए, आपने तो इस क्वेश्चन में 7-8 मिनट ले ली। 7-8 मिनट मैंने इस क्वेश्चन में नहीं लिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाया कि अगर इस तरीके से आपने समझ लिया ना तो आपको इसको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लोगे, कितना 1 मिनट लोगे एग्जाम में स्कोर बढ़ने का। मैंने आपको समझाया है, इतनी सी मैंने कैलकुलेशन करी, आपको आराम से धीरे धीरे बोलते हुए समझाते हुए मैंने यहाँ पे किया है। जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो मैंने काम किया इस क्वेश्चन में, विशेष तौर पे आपको ध्यान देने वाली बात है, ये वाला है। कौन सा है, ये वाला काम है। मैं जरूर आपके लिए समय काम दूरी के जो चैप्टर है उसको पूरा करवाऊंगा, अलग से उसकी वीडियो बनवा के। मैं जितने भी समय काम दूरी के क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ उसमें मैं एलसीएम का रोल समझता हूँ सबसे बड़ा। ये लड्डू खाने वाले ना शादी के सीजन में, और नौकरी लगने के बाद में अपनी भी शादी होगी तब भी अपने लड्डू खाने पड़ेंगे कि भाई शादी का लड्डू खाया तब भी रोया, नहीं खाया तब भी रोया। तो ये जो एलसीएम सबसे बड़ा इसमें जो रोल निभाया है, मेरा जो सॉल्यूशन है इसने निभाया है। इससे मेरी पूरी कैलकुलेशन क्या हो गई, छोटी हो गई। बताओ समय काम दूरी का है तो मैंने कहीं दूरी का नाम नहीं लिया, लड्डू खाए क्षमता से अपन ने आंसर तक यहाँ पे पहुंच गए। अब तो करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16 नंबर का। अब 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर के क्वेश्चन में दिया एक वर्त की जीवे दी हुई है। वर्त की क्या दी हुई है मेरे पास में, जीवे दी हुई है। तो ये हो गया अपने पास में 16 नंबर का क्वेश्चन। ये बना दिया मैंने, क्या बना दिया साहब, ये वर्त बना दिया। जैसा भी है बढ़ गया अपने पास में, ये वर्त आ गया, अंडे जैसा बना है लेकिन ये वर्त यहाँ पे बढ़ गया। अब वर्त की क्या होती है आप सबको पता है, अगर आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं तो वर्त की जो सबसे बड़ी जीव्या है, सबसे बड़ी जीव्या वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। और व्यास क्या होता है, इसको अपन 2r लिख सकते हैं, त्रिज्या का दुगना होता है। ये लो, वर्त की सबसे बड़ी जीव्या क्या होती है, व्यास होती है। वर्त की सबसे बड़ी जीव्या व्यास होती है जिसको अपन 2r लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में कि जो वर्त की एक जीव्या है 20.5 सेमी की है। अब यहाँ पे तो इसने दिया ही नहीं हुआ है कि सबसे बड़ी है, तो मैं सबसे बड़ी कैसे मान लूँ, नहीं मानूंगा मैं तो इसलिए वर्त की एक जो जीवा है वो कितने दी हुई है यहाँ पे 20.5 सेमी दी हुई है साहब। अब ये बोल रहा है तो वर्त की त्रिज्या होनी चाहिए, वर्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। आप देखो जिस प्रकार से ऑप्शन दिए इसने क्राइटेरिया दिया है कि वर्त की जो त्रिज्या है किस किस के बीच में यहाँ पे हो सकती है, इसने क्राइटेरिया अपने को दे दिया। अब जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वर्त की सबसे बड़ी जीव्या व्यास के बराबर हो सकती है और होती भी है, और उसको व्यास क्या होता है, त्रिज्या का यहाँ पे दुगना होता है। अब इसने अपने को जो 20.5 सेमी यहाँ पे क्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है 20.5 सेमी। अब जब देखिए दोस्तों, जब 20.5 सेमी मेरे को यहाँ पे जीवे दी हुई है,
अब इसने जीव्या के ऊपर कई प्रकार की इसने कोई टिप्पणी नहीं करी, सबसे बड़ी जीव्या है कि सबसे छोटी जीव्या है, लेकिन यहाँ पे दे दिया इसने जीव्या है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन है, इस क्वेश्चन में मेरी ऑप्शन हेल्प करेंगे। अब मैंने इसको जिस प्रकार से मानूं कि ये तो यार सबसे छोटी हो सकती है या यहाँ पे भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब जो मैं ऑप्शन पे देखता हूँ 10.25 के आसपास जा रहा है, तो इसका मतलब इसके आधे हैं। 20.5 का आधा 10.25 से होता है। हर ऑप्शन में 10.25 अपने को दिया, कहीं पे लेस देन दिया, कहीं इक्वल टू दिया, कहीं पे ग्रेटर देन दिया हुआ है। अब बात जब सबसे बड़ी जीव्या की आ रही है, यहाँ पे इस जीव्या को मैं अगर सबसे बड़ी जीव्या मान लेता हूँ, तो सबसे बड़ी जीव्या मानूंगा तो कितनी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी जीव्या मानूंगा तो 2r के बराबर हो जाएगी, नहीं होगी, होगी नहीं होगी, 2r के बराबर, व्यास के बराबर होगी ना सबसे बड़ी जीव्या। तो अब देखो ये बढ़ता है भाई, सबसे बड़ी जीव्या ये हो सकती है, इधर जाओगे तो फिर ये माइनस ये छोटी छोटी होती जाएगी ऐसे करके, इधर भी ये इसके पास वाली बड़ी है, फिर ये छोटी 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 ऐसे होती जाएगी। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मैंने सबसे बड़ी मान ली भाई, इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी नहीं हो सकती। और आप यहाँ पे जाओगे तो छोटी छोटी छोटी, ये तो क्या अपना जब फिजिक्स के जो टेलीस्कोप वगैरह आते हैं, माइक्रोस्कोप, उनको देखोगे तो यहाँ पे छोटी 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 भी बनती जाती है, जब तक ये लगभग इसके परिधि पे पहुंचती है ना, तब तक बढ़ती जाती है अपनी जीवा। तो मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी जीव है इसकी क्या मान ली है, ये मान ली भाई 20.5 है। जब इसकी जो 2r बराबर क्या है अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी है, तो इसकी जो 2r है, या तो 2r क्या होगी, जो इससे क्या होगी हमेशा 20.5 सेमी है। जो इसकी जो जीवा है, इसकी जीव्या हमेशा 2 या तो इससे क्या होगी छोटी या इसके बराबर होगी, कहीं इसने उल्लेख नहीं किया। तो इसका 2r है ना जो व्यास, या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, यही बात है। अब आप देखो किस पे, क्वेश्चन पे देखो, तो यहाँ पे 2 से मैंने भाग दे दिया, तो r ये ग्रेटर देन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10.25 सेमी, अपना आंसर आ गया। ये इतनी रामायण तो मैंने आपको समझाने के लिए बोली थी, इसमें कहीं पे तो ये बाकी इसको क्वेश्चन को आपको, ये तो क्वेश्चन मतलब आप मानोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करने का ही था, क्लिक करते ही अपने आंसर पे पहुंच रहे थे। इसमें तो अपने को ये नॉलेज होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो जीवा है, इसकी जीवा की लंबाई दी हुई 20.5 सेमी, तो इसकी जो जीवा है 20.5 सेमी हाईएस्ट हो सकती है, सबसे बड़ी मैंने मान ली। तो जिसकी जो त्रिज्या है वो 20.5 सेमी है, कि उससे जो व्यास है वो 20.5 सेमी होगा। अब यहाँ पे देखो मैंने जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि जो जीव्या 20.5 दी हुई, इसने बड़ी का कहीं का उल्लेख नहीं किया, तो जो जीव्या है मैंने मान ली 20.5 सबसे बड़ी जीव्या है। तो इसकी जो व्यास है अगर इसको मैं जब बड़ी मानूंगा ना, तब तो यह इसके बराबर हो सकता है, नहीं तो इससे छोटी होगी फिर ये। तो जो जीव्या है हमेशा या तो व्यास के बराबर होगी या व्यास से छोटी होगी। तो व्यास 2r, इससे हमेशा जीव्या या तो बराबर होगी, इक्वल टू लगा दिया, या इससे छोटी होगी, तो ये लगा दिया मैंने। r का मान यहाँ पे निकल के अपना आ गया, r का मान 10.25 के बराबर या उससे बड़ा होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे अपन, 17 पे। ये लो, अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 क्वेश्चन है भाई, साझा का है। 2 कर्मचारी, 2 आदमी मिलके, जॉब वाले हो, बिजनेस वाले हो, सभी 2-2 मिलके काम करते हैं, बाद में सब क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। उसी के ऊपर है ए और बी 2 मित्र हैं। अब इस क्वेश्चन को भी अगर आप वैसे करोगे, रफ काम की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, अपन ए और 2 बी यहाँ पे क्या 2 मित्र हैं। इसने तो क्या किया था, इसमें 1.5 लाख का निवेश कर दिया था, कोई काम इन्होंने स्टार्ट किया हुआ। और इसने क्या किया, जो बी है इसने 2.5 लाख का निवेश किया। साहब बी तो क्या था, पैसे वाला था। अब जो पैसे वाला होता है वो तो निवेश ज़्यादा ही करेगा ना इसमें। रुकिए अभी, अब देखो यहाँ पे इसने 1.5 लाख का निवेश कर दिया, इसने 2.5 लाख का निवेश कर दिया। अब अपने आय का निवेश किया गया, जो अनुपात में जो निवेश है उसी के अनुपात में लाभ का वितरण किया जाता है। और वैसे होता है लाभ के अनुपात में ही है, जो निवेश के अनुपात में ही लाभ का वितरण होता है। 1 वर्ष के बाद में इन्होंने क्या कर दिया, 6 लाख कमा लिए साहब। कितना लाभ हो गया इनको, 6 लाख का लाभ हो गया। आप ये बोल रहा है कि उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 जोड़कर एक अलग परियोजना में निवेश कर दिया। अभी इनका जो लाभ बटा था, इसको लाभ मिला था, सबने क्या किया, अपनी तरफ से 50,000 को इन्वेस्टमेंट कर दिया उसमें, और उसको अलग परियोजना में निवेश कर दिया।
अब यदि इस परियोजना से 4,20,000 की आय हुई है तो अर्जित लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा। दो हो गए इसमें इनकी योजनाएं। पहली योजना में इन्होंने निवेश किया, उस योजना से जो लाभ प्राप्त हुआ उसको इन्होंने दोनों ने अपने अपने बांट लिया, और जो अपने अपने हिस्से आया उसमें 50,000 रुपये दोनों जोड़ गए और कहीं दूसरी योजना में इन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दिया। अब देखो आप या तो जब टीचर यहाँ पे बताता है, देखो मैं तो इसको मानता हूँ कि टीचर इसको बताएगा ट्रिक से, लेकिन भाई जब क्वेश्चन मेरे पास में हल हुआ है इतना सीधा है तो मैं ट्रिक से क्यों करूं। भाई तुम भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के माइंड के हिसाब से काम करो ना, इतना बड़ा है इसके लिए मैं ट्रिक याद रखूंगा, इसके लिए मेरे ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों, सीधा देखो अनुपात काट दो, 4 0 से ये कट रही है, यहाँ पे काट दे 3 और ये कितना होगा 5, इसके अनुपात में बांट दो। 8 का मान मेरे पास में 6 लाख है, 8 का मान क्या है मेरे पास में 6 लाख दिया हो ना, जब 8 का मान 6 लाख दिया हुआ तो इसका कितना होगा देखो 8 का मान मेरे को दिया हुआ कितना 6 लाख दिया हुआ है, तो 3 का कितना हो जाएगा 8 से काट दो 1000 कितने बार 125 पर जाएगा। अब 125 300 375 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 700, 2 0 तो हो ही जाएगी मेरे पास में 2 0 यहाँ पे हो गई तो 6 तिया 30 3 42 5 4 2,75,000 हो गए। कितने हो गए 2,75,000 हो गए भाई। यहाँ पे हो गए 36 30 3 42 3 45 बच गए 4, यहाँ 2,75,000 हो गए। इसको 2,75,000 बचे, इसको बच गए, इसको बचाए कितना 3,25,000 3,25,000 हो गए। इसको तो मिल गए यहाँ पे 2,75,000 ठीक है, और इसको मिल गए यहाँ पे 3,25,000। इसने भी इसमें 50,000 जोड़ दिए और इसने भी इसमें क्या कर दिए 50,000 यहाँ पे जोड़ दिए। अब जैसे इसने 50,000 यहाँ पे जोड़े तो इसका हो जाएगा 3,25,000 और इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसने जोड़ा 3,75,000। 1000 वाले तो काट दो 3 0 से 3 0, 25 से इसको काट दो 25 से इसको काट दो, ये 13 बार और ये 15 बार, 13/15। अब ये कितना जोड़ रहा है बाद में 420 आ रहा है इसको, 4,20,000 का तो ए का पूछा है इसने, तो ए का कितना आना बात मेरे 13, दोनों का बात जोड़ा 28। तो यहाँ पे अपन देखेंगे जो 28 अनुपात है इसका मान मेरे को कितना दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो आप यहाँ इसको देखोगे तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसमें कैलकुलेशन एरर हो गई, कैलकुलेशन त्रुटि हो गई, और मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन का सबसे बड़ा रोल है। इसको देखो यहाँ पे गुणा करोगे आप 0 0 27 0 0 जाए 30, ये हो जाए 42 और 3 45, 4 बच जाएगा 18 हो रहा है यहाँ पे 18 4 ये हो रहा है 22। कितना हो रहा है 2 लाख, ये हो रहा है 25,000, 2,25,000 अपन ने क्या कर दिया 2,75,000 यहाँ पे कर दिया था, तो ये हो जाए 2 लाख यहाँ पे 25,000। अब देखो इससे पूरा अपना सेटअप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 2,25,000 ये है तो 2,25,000 है तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख यहाँ पे 75,000 हो जाएगा। 3,75,000 में यहाँ पे 50 जोड़ा तो 2 लाख, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा 2,75,000 और यहाँ पे जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 4,25,000, 4 लाख है 25,000 हो गया। अब ये जो इनका अनुपात यहाँ पे निकला था ये अनुपात भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसको तो हटा देते हैं अपन। अब यहाँ पे ये इसको अब मैं करूँगा तो कितने पर जाएगा, यहाँ पे 11 पर जाएगा, कितने पर जाएगा ये 11 पर जाएगा, और इसमें करूँगा तो ये 17 पर जाएगा। तो टोटल अनुपात तो वही निकल के आ रहा है मेरे पास में 28। तो 28 का मान मेरे को कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4,20,000 दिया हुआ है सॉरी कितना दिया हुआ है 28 का मान मेरे को 4,20,000 दिया हुआ है। एक का मान पूछा तो 11 का निकाल दिया, इसको कितने पर काटे गए 4 30, ये हो जाएगा 3 0 2 से कितने पर जाएगा ये 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15,000 इंटू 11 करूँगा तो मेरे पास 1,65,000 ये हो जाएगा। ये क्या है बेसिक है। वैसे अगर आप इसको करोगे तो सीधा यहाँ पे ज़्यादातर रोल क्या है 0 का है, 0 0 है, सीधा काटो यहाँ पे और डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर लाओ सीधा, ये तो क्या डायरेक्ट है। अब इसमें आपको बेसिक कहाँ लगाने की जरूरत है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा टीचर बेसिक लगाता है क्यों इसमें, और आप भी क्यों बेसिक मतलब ट्रिक के पीछे क्यों पढ़ते हो, सॉरी इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। जब बेसिक से इतना छोटा सवाल हो रहा है, मैथ्स के आप एग्जाम दे रहे हो और उसमें 2-3 लाइन का बेसिक से हो रहा है, उसमें उसके लिए ट्रिक याद करोगे, ये तो मूर्खपंथी का काम है। तो बेसिक से इसको कर दो, इतनी सी लाइन हो रही है इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है अपने को। अब बेसिक उसके लिए अपन ट्रिक याद रखोगे कि इसको ऐसे गुणा करेंगे, ये ऐसे अनुपात आएगा तो इसको ऐसे अनुपात में रखेंगे, तो ऐसा तो कोई मतलब अपने लिए नुकसानदायक। बाकी तो क्या होती है देखो सबके अलग अलग तरीका होता है करवाने का, और सबकी माइंड सेटअप क्या होता है अलग अलग होता है कि मेरे को इस माइंड से याद रखना है, इस माइंड से याद रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन 18, क्या 18 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 अंकों की जो एक संख्या दी हुई है 11 P और 9
Q4 ये क्या है, 24 से विभाज्य। 24 से क्या है, विभाज्य है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, जब 24 से क्या है, विभाज्य है, तो इसके मैं गुणनखंड कर लेता हूँ, 8 और 3 है। अब इनके विभाजकता के रूल अगर आपको पढ़ने हैं तो मैंने मेरे YouTube चैनल पर सबसे पहले ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं कि विभाजकता के रूल को आपको, और मैं पढ़ाते टाइम पे बताया था कि आप जो संख्या पत्ती वाले जो प्रश्नावली इसका कितना इंपॉर्टेंस है कि आप चपरासी से लेकर अगर IS की तक के एग्जाम दोगे ना, उसमें से क्वेश्चन आपको 101% आना जरूरी है। मैंने उसकी इंपॉर्टेंट इतना है, लेकिन उसका क्या बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंस कोई समझता ही नहीं है। अब मैंने जब भाज्यता के रूल आपको वहाँ पढ़ाया था कि 8 से जब भाज्यता का रूल ये होता है कि जो अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या है वो क्या होनी चाहिए, 8 से भाज्य होनी चाहिए। और 3 से भाज्यता का ये है कि जो दी हुई जो संख्या है उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से भाज्य होना चाहिए। अब यहाँ पे अंकों के योग की बात करूंगा, देखो 1 और 1 2, 2 और 9 11, 2 और 9 11 और 4 15, 11 और 4 15 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 15 है, प्लस में P और प्लस में Q, ये इसका जो आएगा मान वो तो 3 से क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। इनका जो योग है 3 से तो भाज्य होना चाहिए। दूसरी जो 9Q4 है, क्या है यहाँ पे 9Q जो 4 है, इसे जो बनी हुई संख्या है ये होना चाहिए 8 से भाज्य, 8 से भाज्य होनी चाहिए। अब ठीक है साहब, अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि पहले इससे स्टार्ट करूँ, पहले मैं इससे स्टार्ट करूँ, ऐसा यहाँ पे। अब इसके लिए आपको यहाँ पे अगर इजी लग रहा है तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, और यहाँ से लग रहा है कि मेरे को सवाल छोटा पड़ेगा तो यहाँ से कर दो, कहीं से भी कर दो। ऐसा कोई यहाँ पे रूल है नहीं कि मैं यहाँ से करूँगा तो यहाँ गलत आंसर आ जाएगा, इससे करूँगा तो मेरे को गलत आंसर आएगा, ऐसा है ही नहीं। तो आपके अनुसार आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 8 एकम 8 बच गया, असल में 1 यहाँ आ गया। अब इसके पास में यहाँ पे कौन सा अंक होना चाहिए जो 8 से भाज्य है, तो 1 के बाद में 16 आता है, 8 दूनी का 16 आता है। तो अगर ये 6 हुआ, सपोज करो ये 6 हो गया, अब ये जब 6 हो गया यहाँ पे तो 8 दूनी का 16 पूरी तरह भाज्य होता है। लेकिन भाई 4 तो ये बच गया, ये तो भाज्य नहीं हो रहा, तो अपने को क्या करना था, ये संख्या भी तो भाज्य करनी है, तो अपने को तो पूरी संख्या भाज्य करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको 6 नहीं मान सकता साहब, इसको तो मैं 6 मान ही नहीं सकता। अब ये 4 से भाज्य होने के लिए या तो Q का मान क्या हो, 2 हो, यहाँ पे 2 जब होगा तो 8 एकम 8 बच जाएगा, क्या मेरे पास में 4 तो भी नहीं होगा। अगर इसका मान यहाँ पे 0 या तो Q बराबर 0, तब ये पूरी तरह से भाज्य हो जाएगा। क्यों, 8 एकम 8, 1 बच गया, आसन ले हो जाएगी 10 हो जाएंगे, फिर 8 का भाग इसमें दूंगा तो 2 बच जाएंगे, हो जाएंगे 24, तो 8 से पूरी तरह भाज्य हो जाएगी। पहली चीज Q का मान 1 मान तो निकल के आ गया साहब। फिर 11 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता। अब बात करूँगा 13 की, 13 में नहीं हो सकता। 14 की, 14 हो सकता है, यानी 4 हो सकता है इसका Q का मान। क्यों, 8 एकम 8, 1 बच जाएगा, 1 और 4 14 हो जाएंगे, 8 एकम 8 6 बच जाएगा, 64 हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है साहब, हो रहा है। अब इसके बाद में इसका 15 नहीं होगा, 5 मान इसका नहीं होगा, 6 पे इसका मान मैं रखूँगा तो नहीं होगा, 7 इसका रखूँगा तो होगा, या 7 रखूँगा तो नहीं होगा, 8 रखूँगा तो 18, 8 पे हो जाएगा, 18 और 2 बच जाएंगे तो सही है। 19 पे देखो 19 पे रखो 3 34, 20 रखो तो सॉरी 0, 20 तो रख ही नहीं सकते। इसका मान आपने Q का 1 से लेके मैंने यहाँ पे 0 से लेके 9 तक यहाँ पे रख लिया। उसमें से मेरे को 3 पॉसिबिलिटी दिखाई दी। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी दिखाई दी मेरे को, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी दिखी है कि Q का मान 0 हो सकता है, तब ये पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। Q का मान 4 होगा, तब ये पूरी 8 से भाज्य होगी। अब भाई मेरे को तो ऑप्शन 3 ऑप्शन थोड़े रखने हैं। अब ये जो मान है, इस मान को मेरे को यहाँ सेटिस्फाई करवाना है। क्या करवाना है, यहाँ पे सेटिस्फाई करवाना है इस मान को। अब बात आ रही 3 से भाज्य की। Q का मान अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ, अब ये देखो तो 15 है, यहाँ पे सीधे तौर पे मैं दिखा दो, यहाँ पे 15 है अपने पास में। और इनका मान आप रख सकते हो, इसका मान 0 से लेके 9 तक और इसका मान 0 से लेके 9 तक यहाँ पे रख सकते हो। एक अंक के रख सकते हो, क्यों, खुद ही भी एक अंक है तो इनका मान एक अंक के रख सकते हैं, बड़ा रख नहीं सकते अपन। अब बात करूँगा मैं किसकी, यहाँ पे Q की, और यहाँ पे 4 है 8 है। अगर मैं इसका मान यहाँ पे 4 रख देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, मैंने इसका मान यहाँ पे रख दिया। अब
जब Q का मान यहाँ पे मैंने सॉरी 0 रखूँगा, पहले 0 रखूँगा तो इसका मान 9 होगा, होगा ही नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है एक चीज इसने हिंट में दी हुई है क्वेश्चनों की, क्या दी, P और Q का जो अधिकतम P प्लस नहीं P इंटू Q, यहाँ लिख देता हूँ मैं P इंटू Q, यानी इन दो का अधिकतम मान निकालना है। P प्लस यहाँ पे P और Q का मेरे को क्या निकालना है, अधिकतम मान यहाँ पे निकालना है। 9 इंटू 0 करूँगा तो 0 होगा, निकल रहा है क्या अधिकतम मान, नहीं निकल रहा। फिर मैं Q का मान यहाँ पे 0 रखूँगा, एक तो पॉसिबिलिटी है कि तभी इसका मान 9 रखूँगा तो संख्या विभाज्य क्या होगी, पर यहाँ पे अधिकतम मान निकालना है तो P इंटू Q का अधिकतम मान तो 0 हो जाएगा, तो ये इसका नहीं रख सकता। तो फिर मैं रखूँगा इसका 4, इसका मैंने 4 रख दिया। जैसे मैंने इसका यहाँ पे 4 रखा है तो इसका क्या रखूँ, फिर यहाँ पे इसका मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा, या तो 2 रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा यहाँ पे 5, 2 या 5 रखना पड़ेगा। 2 चौक 8 होता है, 5 चौक 20 होता है, तो 5 रख सकते हैं अपन, ठीक है। अब बात करूँ मैं 8 की, अगर इसका 8 रखता हूँ यहाँ पे तो 1 इसका रखना पड़ेगा। अभी P और Q का जो अधिकतम मान ज्ञात करवा रहा है, P और Q का यहाँ पे अधिकतम मान ज्ञात करवा रहा है, तो इसको मैं 8 रख दूंगा, इससे तो क्या 20 आ रहा है। अब तीसरी कंडीशन मेरे पास 8 रखने की है, तो देखो इसको जो 8 रखा मैंने यहाँ पे, तो इसको 9 बढ़ाने के लिए तो 1 रखो यहाँ पे, तब ये पूरी संख्या भाज्य हो जाएगी। ये इसकी जगह 7 रख दूंगा, तब भी तो पूरी भाज्य, 8 और 7 15, 15 30, 3 से भाज्य। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको मतलब 0 से समझा दिया कि ये कैसे रोल है, कैसे क्या करना है। बाकी क्वेश्चन आपको 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। 8 7 56, अधिकतम मान ज्ञात करवा रहा था, कितना हो जाएगा 56। अब 2 चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। अगर कोई भी 2 संख्या, विशेष तौर पे देखिए, कोई भी अगर 2 संख्या, दोनों संख्याएं अगर पास पास की हैं, दोनों संख्याएं पास पास की है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो अधिकतम होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि जैसे मेरे को किसी ने बोला कि आप 9 जो संख्याएं हैं, कौन 2 संख्याओं का योग 9 आना चाहिए, तो उसने और उनका गुणनफल अधिकतम होना चाहिए, तो कौन सी संख्या लूंगा मैं। अब भाई 9 प्लस का करना तो मैं तो 8 प्लस का 1 भी कर दूंगा। जब 8 प्लस 1 करूंगा तो गुणा कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को, देखो 8 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, गुणनफल 8 प्राप्त हो रहा है। 2 प्लस का 6 भी 2 प्लस का 7 भी कर दूंगा तो मेरे को देखो 14 प्राप्त हो रहा है। गुणनफल बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, योग तो अपना भाई 9 ही है, गुणनफल अपना बढ़ता जा रहा है। तो उसी प्रकार आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, 3 ले लिया, 6 3 18, फिर बढ़ रहा है, फिर अपना 4 ले लिया और 5 4 5 20, ये हाईएस्ट होगा। 4 5 20, 4 और 5 के बीच में किसका डिफरेंस है, 1 का। इसलिए अगर 2 संख्या का योग समान दिया हुआ है और अधिकतम उनका गुणनफल, अधिकतम की बात कर रहा था, तो अधिकतम गुणनफल में दोनों संख्याएं पास पास की लेंगे, तब जाके उनका गुणनफल हाईएस्ट पे जाएगा, शिखर पे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। बाकी देखो कि दोस्तों टाइम लग रहा है, अब टाइम लगने का मतलब है कि मैं ये वीडियो देखने पे आपकी मतलब किस प्रकार की क्यूरी नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे ना तो ऑटोमेटिक तुरंत आप उसको क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 दिया, सरलीकरण का क्वेश्चन है। आप इसमें यहाँ पे देखोगे आप रूट में 124 दिया हुआ है, क्या है, रूट में 1.25 दिया हुआ है, रूट 1.24 इंटू रूट में 2.79 बटा में रूट में दिया 2.64 इंटू रूट में दिया हुआ मेरे को 5.94 दिया हुआ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर कि दशमलव में यहाँ पे निकाल लो, 1 अंक पे निकल के आ गया, यहाँ पे निकाल लो, 1 अंक पे निकल गया, कट के कैंसिल हो गया। दशमलव का कोई रूल नहीं है, दशमलव आपको यहाँ पे परेशान करने के लिए दिया हुआ है, परेशान करने के लिए दिया हुआ है दशमलव आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैं निकालूंगा 4, क्या निकालूंगा, यहाँ पे 4 निकालूंगा। जैसे रूट से बाहर 4, मैं यहाँ पे 4 कॉमन लिया, रूट बाहर निकाला तो क्या निकल के आ गया, मैंने दशमलव बताया था, 2.1 रूट से निकाला 1 हो जाएगा। ये 2 पे है तो रूट से निकाला 1 हो जाएगा, ये भी 2 पे 1 निकाला 1 हो जाएगा। तो ये दशमलव का रोल दोनों जगह, क्यों सब जगह 2 अंकों पे, तो ये तो खत्म हो गया आंसर आर की वजह से। अब इसमें से मैंने निकाला है 4, इसमें से क्या निकाला मैंने, 4 निकाला, तो ये कितना बच जाएगा, रूट का 31 बच जाएगा। अब 4 निकाला तो रूट से बाहर के आके 2 जाएगा, 2 गुणा हो जाएगा। इसको फिर मैं यहाँ पे देखूंगा,
ये क्या हो रहा है मेरा 9 इंटू रूट का 31 हो रहा है। तो यहाँ पे 9 जैसे रूट से बाहर निकाला तो 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा रूट का 31 हो जाएगा, बटा में आ जाएगा। इसमें से आप निकालो, इसमें से आप बाहर निकालोगे तो क्या निकल के आ रहा है इसमें से मैंने बाहर निकाला तो कौन सी संख्या निकलेगी इसमें से, देखो 64, 8। अब देखो इसमें से मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे 4 क्या निकालूंगा इसमें से मैंने 4, इसमें से मैं 4 बाहर निकालूंगा, 2 आ जाएगा बाहर और 4 इसमें जाएगा तो कितना बन रहा है यहाँ पे देखो 6, और बच गए क्या 4 का इसमें 6 बच गया, बच गए 2 24 66, कितना बच रहा है यहाँ पे 66 बच रहा है, 2 गुणा रूट का 66 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से मैंने फिर वो 9 निकालूंगा, इसमें से 9 निकालो क्या कि 9 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, 9 6 54 बच गए 5, 9 6 54 निकल रहा है ना। इसमें से 9 मैंने बाहर निकाला तो कितना बच जाएगा, ये 3 आ जाएगा, रूट में आता है कि मेरे पास में 66। देखो अब यहाँ पे देखो लो 2 से कैंसिल, ये कैंसिल हो रहा है, रूट 31 इंटू रूट 31 करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 31 प्राप्त हो जाएगा, नीचे 66 प्राप्त हो जाएगा, तो 31 बटा 66 जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ मेरे को कि 2800 पर सॉरी ये 1900 नंबर का क्वेश्चन था, ये जो मैंने अभी आपको करवाया 19 नंबर का क्वेश्चन था। अभी 20 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन बचेंगे वो अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ये है 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन दिया है मेरे को पी। अब ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वैसे लेवल तो इसका अच्छा नहीं है, अगर किसी जो साइंस मैथ से अगर उसने टीचर की तैयारी कर रखी है, टीचर के 1-2 चैप्टर पढ़े हैं, बीएससी जस्ट भी करिए तो बीएससी में कुछ इजी क्वेश्चन है, बीएससी की दृष्टि से तो ये इजी क्वेश्चन है। पी ए यूनियन बी बराबर कितना दिया मेरे को 5/9 दिया हुआ है, और पी ए बार यूनियन बी बार बराबर मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे 13/27, और पी ए बार दिया मेरे को 11/18। अब ये बोल रहा है जो घटना बी के अनुकूल नहीं बोल रहा है, ये प्रतिकूल बोल रहा है, अनुकूल नहीं बोल रहा है, ये प्रतिकूल बोल रहा है। और विशेष तौर पे ये जो चीज़ें है ना, ये ध्यान में रखना मेरे को जरूरी है यहाँ पे कि ये जो अनुकूल और जो प्रतिकूल वर्ड है ना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे जो पी ए दिया, अगर मेरे को पी बार निकालने के लिए बोलेगा ना यहाँ पे पी बार, तो मैं सीधा 1 - 11/18 कर दूंगा, ऐसे निकल के आ जाएगा 7/18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसके विपरीत है, ये पी ए और ये पी बार है, जो घटना पी ए में नहीं होती वो पी बार में हो जाती है, यानी विपरीत है। अब अपने को यहाँ पे क्या निकालनी है, घटना बी के जो प्रतिकूल है, घटना बी के प्रतिकूल यहाँ पे अपने को निकालनी है। अब जब ये प्रतिकूल की बात करा, जब अगर मान लो अनुकूल की बात करता तो मेरे को यहाँ पे देखो पी बी निकालनी है, मेरे को पी बी निकालना है यहाँ पे। अगर ये अनुकूल की बात करता तो मेरे को यहाँ पे पास तो पहले लेना पड़ता और यहाँ पे फेल बाद में लेना पड़ता। जब कब बात करता ये, जब अनुकूल की बात करता, लेकिन इसने बात किसी करी है प्रतिकूल की, तो प्रतिकूल की तो बात करिए, इसका मतलब मेरे को फेलियर तो ऊपर लेने पड़ेंगे इसमें, और ये पास मेरे को जो सक्सेसफुल है वो नीचे लेने पड़ेंगे इसमें। उल्टा है सिस्टम इसमें, ये प्रतिकूल एंटी वर्ड है तो फेलियर ऊपर लेना पड़ेंगे, और ये पास नीचे सक्सेसफुल नीचे लेने पड़ेंगे। अगर ये अनुकूल की बात करता तो उसमें सक्सेसफुल ऊपर लेने पड़ते और फेल मेरे को नीचे लेने पड़ते। ये अनुपात है, ये यहाँ पे इसकी जो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी वाला है, तो उसी हिसाब से अपने ये यहाँ पे हो जाएगा। अब ये पास फेल का है यहाँ पे दिया हुआ। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ कि यहाँ पे दिया हुआ ए बार यूनियन बी बार दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे अगर सोल्व करूँ तो देखो पी ए बार यूनियन बी बार, तो इसको सोल्व करूँगा मैं तो देखो यहाँ पे पी बार प्लस में पी बी के ऊपर बार प्लस में नहीं माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसके ऊपर क्या आ जाएगा कि बाहर आ जाएगा ये, इसके ऊपर बाहर यहाँ पे आ गया है। अब इसका वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 13/27,
13/27 इसकी वैल्यू मेरे को यहाँ पे दी हुई है। और इसके बाद में जब इसकी वैल्यू मेरे को 13/27 दी हुई तो पी ए बार की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दी 7/18 दी हुई है। अब सब पी बी की वैल्यू तो मेरे को निकालनी है। देखो एक मिनट पी बी की वैल्यू मेरे को निकालनी है, सही है। तो देखते हैं इसको अभी। देखो यहाँ पे आप यह मेरे को दिया पी ए इंटरसेक्शन बी बार, पी ए बार इंटरसेक्शन यहाँ पे बी बार दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे मेरे को ऐसे कैसे, इसका तो मान दिया हुआ नहीं है तो इसको अपना ऐसे कैसे लिख देंगे माइनस। अब पी ए अपने को ए यूनियन बी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को पे, यहाँ पे ए यूनियन बी दिया हुआ है। अगर मैं जो संख्या है तो अब पी ए यूनियन बी बार का मतलब क्या है कि जो संख्या या तो ए में होगी, ए बार में होगी या बी बार में होगी, ये होती है। या तो प्रोबेबिलिटी होती है या तो इसमें हो सकती है इसमें हो सकती है, इसका मान ये होता है। अब इसका मान ये होता है कि जो संख्या दोनों में कॉमन है, यानी इसमें भी है और ये इसमें भी है, वो अपने को लेने पड़ता है। तो इसमें से एक माइनस कर दूंगा मैं, क्या करूँगा यहाँ पे एक माइनस, जैसे मैंने किया यहाँ पे तो ये जो मान निकालूंगा ना मैं यहाँ पे, सॉरी इससे निकलेगा ये मान, यहाँ पे अगर a माइनस 5/9 कर दूंगा तो जो मान निकल के आएगा वो a इंटरसेक्शन b बार का निकल के आएगा। समझ रहे हो कि मैंने अगर इसको 1 माइनस किया मैंने तो ये मान, इसका मान मेरे को निकल के आएगा। अब इसका मान जब मेरे को निकल के आ रहा है यहाँ पे तो मतलब इसका मान है a माइनस का a यूनियन b है, ये इसका यहाँ पे मान है। अब ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ए यूनियन बी का मतलब तो ये होता है या तो चीज ए में होगी या बी में होगी, या तो ए में होगी या बी में होगी। और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि ए और बी दोनों में होगी। जो चीज ए में होगी या बी में होगी उसमें से अगर एक माइनस कर दूंगा तो जो चीज यहाँ पे बाहर का मतलब है ए के प्रतिकूल है, ये ए के प्रतिकूल है कि ए में जो चीज़ नहीं है वो ए बार में होगी और बी में जो चीज़ नहीं है वो बी बार में होगी। मेरे को इसका मान निकालने के लिए आपको यहाँ पे इसको 1 माइनस किया तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है 4/9 प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों ये है किसके स्टैटिक्स के क्वेश्चन है, इस तरीके से मैंने बताया था आपको बीएससी में चलते हैं उसके लेवल पे इजी क्वेश्चन है। तो आप उसके अगर ये आप अब आपको विशेष तौर पे ये वार्निंग मिल गई है कि आप अगर एग्जाम दोगे ना अभी दोबारा तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको करके जाने पड़ेंगे। और वैसे आपने अगर सीडीएस की एग्जाम दी होगी तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, इसलिए बोलते हैं कि अगर आप सीडीएस का पास हो या नहीं हो पर सीडीएस के पेपर भी अगर तैयारी कर रहे हो आप एसएससी की तो सीडीएस पेपर भी जरूर आपको देखना है। यहाँ पे पी ए यूनियन ए बार यूनियन बी बार की वैल्यू मेरे को दी हुई है 13/27 में रख दी। पी ए बार की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली, पी ए से पी बार की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, ठीक है। इस पर पी बी की वैल्यू पी बी बार की वैल्यू मेरे को दी नहीं हुई है। पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार की वैल्यू मैंने किससे निकाल ली, ये वाले से निकाल ली कि जो घटना इसमें घटित नहीं है, जो घटना यहाँ पे घटित नहीं होगी वो घटना यहाँ पे घटित होगी। अब देखो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, यहाँ से वैल्यू निकाल लूंगा मैं पी बार की। तो पी बार की देखो क्या वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पे पी बार की वैल्यू निकल के आ जाएगी 13/27 माइनस 7/18 प्लस का 4/9। अब इसमें एलसीएम ले लो कितना 54 लिया तो 26 आ जाएगा, ये 26 माइनस का कितना आ जाएगा 21 प्लस का कितना आ जाएगा 24 प्लस का 6 9 24 आ जाएगा 8 21 आ जाएगा। सही है, 21 माइनस का है प्लस का 24 है तो कितना बच जाएगा प्लस का 3, इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 29/24 कितना हो जाएगा 29 का यहाँ पे 54 हो जाएगा। अब ये जो आपको 29/54 प्राप्त हुआ है ये पी बी बार का, पी बी बार किसको दर्शा रहा है यहाँ पे, ये एंटी को दर्शा रहा है, पी बार फेलियर को दर्शा रहा है। अब मैंने जब प्रतिकूल घटनाएं ये बी के जो प्रतिकूल घटनाएं जब बात करा था तो पी के प्रतिकूल घटना में क्या लेना मेरे को, फेलियर तो लेना ऊपर, फेलियर तो क्या लेना था मेरे को यहाँ पे ऊपर लेना है और जो सक्सेसफुल है वो लेना मेरे को नीचे यहाँ पे। तो अब ये आपने मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ पे फेलियर और सक्सेसफुल वाला बात यहाँ पे आ जाते हैं अपन, क्या पे यहाँ पे आएंगे तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे। अब प्रतिकूल जब घटना है किसकी, प्रतिकूल घटना की जब बात हो रही है तो फेलियर तो मेरे को लेना ऊपर, तो फेलियर तो मेरे क्या आ रहा है यहाँ पे 29 आ रहा है। अब जब भाई मेरे पास में 29/54 आ रहा है, पी ये क्या आ रहा है मेरे पास में, ये वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास में पी बार की, तो पी बी की वैल्यू मेरे को निकालनी है। पी बी किसको दर्शाएगा सक्सेसफुल को, तो इसकी 1 माइनस का 29/54 हो जाएगा, 29 यहाँ पे 54 हो जाएगा। 54 में से 29 मैंने माइनस किया
तो कितना हो जाएगा, सीधा 30 माइनस करो, 24 और 1 25 हो जाएगा। कितना पी बी की वैल्यू मेरे पास में 25 बटा यहाँ पे 54 निकल के आ गई। तो अब बात करूँ प्रतिकूल घटना की, प्रतिकूल घटना में फेलियर तो 29 बटा 54 निकल के आ रहा था, 29 बटा ये 54 हो रहा है, और जो सक्सेसफुल है वो आ रहा है मेरे पास में 25 बटा का 54 आ रहा है। 54 से 54 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 29 बटा 25। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको छोड़ने लायक क्वेश्चन था कि ऐसे क्वेश्चन अपना एसएससी मेंस में पहली बार मिला है। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आपके दोस्तों के साथ में वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन हो और मैं भी आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें कर पाऊँ। मैंने जो यहाँ पे किया है, अगर आज भी कोई ऐसे तैयारी करने बैठेगा, उसको भी मैंने सोल्यूशन करवाया जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे टाइम लेकर करवाया, भले 1 घंटे के ज़्यादा वीडियो बढ़ गया 10 क्वेश्चन में, लेकिन आपको क्वेश्चनों के सोल्यूशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। आसानी से, आराम से, धीरे धीरे, बिना किसी ट्रिक के, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक से आप आसानी से कर सकते हो दिए हुए टाइम में, इसलिए आपको ट्रिक यहाँ पे मेरे अनुसार तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी 21 नंबर से जो 30 नंबर तक की जानी 10 क्वेश्चन के अपन जो क्वेश्चन करवाएंगे उसका वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। उसमें अपन देखेंगे 21 से 30 तक के। तो जब तक बने रहिए और देखते रहिए, आपके दोस्तों को जोड़िए, और अपना जो मैथ्स बाय विक्रम बैनर्ड परिवार है उसको यहाँ पे और भी बड़ा कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।